के एक अधिनियम बनाया जा रहा था और वो डिस्कशन था 2014 का, जो अभी आपने वीडियो देखा। तो आप देखेंगे इस पूरे वीडियो में कि राइट टू एजुकेशन के बाद में भी लोगों का दृष्टिकोण यही है कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम दौड़ा नहीं सकते हैं, हम मुर्गा नहीं बना सकते हैं, हम मार नहीं सकते हैं, और हमारे पास मतलब हम एक एक बच्चे को कैसे देखेंगे। तो मतलब ये सब कहने के बाद में जो मैन जो कहना चाह रहे थे वो ये था कि अगर हमको पढ़ाना है तो भाई दंड तो बहुत ही जरूरी चीज है, इसके बिना तो काम चलेगा। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बहुत ही बड़ा विरोधाभास दिखता है कि राइट टू एजुकेशन बोल रहा है नहीं, आप दंड कर सकते बच्चों को, और हमारा व्यवहारिक जो लोगों का अनुभव है, हम लोग भी कहते हैं कई बार कि हम तो ऐसे ही पिट के पढ़ के आए हैं। तो ये जो अंतर्द्वंद है, शायद उसी से हम आने वाले समय में अब इस पूरे डिस्कशन में समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे को हम कितने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और वो क्या आधार है जिनके पीछे राइट टू एजुकेशन और किशोर न्याय अधिनियम बना है। तो उन्हीं को हम इस पूरे आगे के चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग अपने अपने क्रोम में जाके स्लाइडो खोलते हैं और उसमें जहाँ मेरी स्क्रीन पे आपको इवेंट कोड दिख रहा होगा, ये इवेंट कोड एंटर करते हैं और वहाँ पे कुछ सवाल दिया होगा आपकी स्क्रीन पे। उस सवाल पे हम अपनी राय रखते हैं कि आपको क्या लगता है, आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस था। तो प्लीज़ आप सब लोग स्लाइडो ओपन करके इवेंट कोड उसमें एंटर करिएगा। और तो मंजू अपने मोबाइल में बनाना है स्लाइडो? हाँ, मोबाइल में आप खोल सकते हैं, क्रोम में जाके स्लाइडो खोलेंगे आप और उसमें इवेंट कोड मांगेगा, 48617 इवेंट कोड है उसका। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे एक सवाल दिख रहा होगा, क्या आपने विद्यालय समय में दंड व भय को अनुभव किया है? तो उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जो लगता है आपका जो अनुभव रहा है उस पर आपको सेलेक्ट करना है। और मैं समझता हूँ इस पूरे प्रोसेस में हमको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, फिर हम आगे की चर्चा पे भी चल सकते हैं। तो ये ठीक रहेगा कि हम 15 सेकंड के बाद में फिर से डिस्कशन में आते हैं। अभी 9 लोगों ने पोल किया है, 89% लोगों ने हाँ किया है और 11% जो पर्सन है उन्होंने ना किया है। ग्रेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिख रहे हैं। तेरह लोगों ने अभी तक किया है। So Rahul, slide only one question is there or something else also? हेलो अंजलि, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट करेंगे क्या प्लीज? अच्छा, जो उस पे और क्वेश्चन है या ओनली वन वही नहीं, है? अभी अभी एक ही क्वेश्चन है, उसी पे, हाँ उसी पे Okay, आपको thank you. अपना जवाब देना है। थैंक यू अंजलि।
सो राहुल, अभी तक हमारे पास 14 पार्ट हमारे साथियों ने पोल किया है। तो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं कि ज्यादातर हमारे जो साथी हैं जो इस डिस्कशन के में भाग ले रहे हैं, उन मैक्सिमम लोगों ने दंड और भय को अनुभव किया है अपने विद्यालय समय में। तो हमें भी लग रहा था कि लोगों का क्या मानना है, उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये सवाल जानने का मकसद एक यही था। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो राहुल, हमने देखा कि हमारे साथियों ने भी उसको उनके स्कूल में अनुभव किया है, दंड और भय को। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं, समझने में मदद कर सकते हैं कि दंड होता क्या है और ये कब दिया जाता है? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैं मेरा मत रख रहा हूँ, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि दंड जो है वो एक ऐसा औजार है जो भय पैदा करने के लिए काम में आता है। और खास तौर से इंटेंसली जब हम किसी को पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे होते हैं, जब आप इरादतन रूप से ऐसा कर रहे होते हैं, तो आप उसको दंड बोल सकते हैं। ये ऐसा मुझे लगता है। और जो आपने दूसरा सवाल किया कि ये कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, तो अगर स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैं इसको 4 बड़े डिब्बों में देखता हूँ। स्कूल में अक्सर जो दंड मिलता है उसके 4 बड़े रीजन देखने को मिलते हैं। एक रीजन है कि टीचर की एक्सपेक्टेशन के अनुसार बच्चा पढ़ाई के स्तर पे नहीं है, तो पढ़ाई एक रीजन है जिसमें टीचर का एक्सपेक्टेशन शामिल है। दूसरा, अगर हम देखें तो बच्चों के कुछ व्यवहार होते हैं जिनमें वो सीधा खड़ा नहीं है, लाइन से नहीं खड़ा हुआ है, हंस रहा है, आपस में तो ये एक आधार है। दूसरा है स्कूल का जो अनुशासन है कि वो तय स्कूल की ड्रेस पहन के आया, यूनिफॉर्म पहन के आया है, उस तरह के टाई लगा के आया है कि नहीं आया है, ये एक रीजन है। और चौथा जो रीजन है वो बहुत ही अलग तरह का रीजन है, जिसको मैंने तो बहुत बार महसूस किया है, जो कई बार अकारण दंड होता है, जिसमें बच्चे को भी नहीं पता होता है कि उसको दंड क्यों मिला है। कि शोरगुल हो रहा है, बाहर से टीचर आए और अचानक किसी भी एक बच्चे को मार दिया। तो ऐसे 4 डिब्बों में हम इसको देख सकते हैं, जिसमें एक पढ़ाई आधार है, एक बच्चों का खुद का जो नेचुरल जो व्यवहार है वो एक कारण बनता है, एक स्कूल का डिसिप्लिन है जो तय नियम है वो है, और एक अकारण चीजें। तो अक्सर इन वजह से दंड दिया, और उसमें ये कहा जाता है कि ये बहुत जरूरी है, अनुशासन को फॉलो करना, अनुशासन को बनाए रखना, इसलिए दंड तो दिया ही जाना चाहिए। ये एक बड़ा तर्क होता है जिसकी हम बात करते हैं। सो अब हम दंड और भय को इन प्रैक्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसकी क्या बात करते हैं, उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अभी जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे तो यही थी कि बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास है। एक तरफ कानून है, एक तरफ व्यवहार है। व्यवहार में भी हमको बहुत सारी सुक्तियां, लोकोक्तियां मिलती हैं, गुरु की चोट ज्ञान की पोट। पतंजलि ने तो अपने महाभाष्य में भी लिख दिया, जो डिस्प्ले भी हो रहा है, कि
जो बालक उदात्त के अनुसार स्थान पर अनुदात्त बोलते हैं उनको चपेट मारकर सिखावें। तो महाभाष्य में भी लिखा है, और भी बहुत सारी आप लोकोक्तियां देखते होंगे। एक बहुत पॉपुलर है जो अक्सर सुनते हैं, जो लिखा हुआ भी है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ संवार दे बाहर मारे चोट। और अगर इस पूरे लाइन को देखेंगे तो इसमें जो बात कही गई है वो शिक्षक की कुम्हार से तुलना की गई है, और बच्चे की मटके से। और जो कुंभ शब्द इस्तेमाल किया गया है कि जैसे कुम्हार एक मटके को बनाते समय अंदर हाथ डाल के और बाहर से चोट लगा रहा होता है और उसको तैयार कर रहा होता है, गुरु भी ऐसे ही चोट लगा के मार के बच्चे को तैयार कर रहा होता है, शिष्य को तैयार कर रहा होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो दवा तो कड़वी ही होगी, तो डेफिनेटली अगर कोई रोग है दवा मिलेगी तो कड़वी होगी, तो उसके व्यवहार को आपने एक बीमारी घोषित कर दिया है। तो ये जो सारे हैं और भी मल्टीपल ऐसे आप देख सकते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी लोकोक्तियां, शब्दावलियां, वाक्य सुनने को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें स्थापित करती हैं कि भाई भय बहुत जरूरी है, दंड बहुत जरूरी है, सीखना तो इसके बिना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही सीखे हैं, तो क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे अभिभावकों को तो ऐसे कहते हुए सुना है कि भाई आप इसको सिखा दीजिए, आपको जो लगे वो कर दीजिए, लेकिन बच्चा सीखना चाहिए। तो ये सारे कहावतें और व्यवहार जो है वो बहुत ही विरोधाभासी दिखता है और बहुत ही स्थापित करता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि वो शिक्षक हो, वो बच्चा हो, वो समुदाय सदस्य हो, हम सब लोग मान बैठते हैं कि भाई दंड बहुत जरूरी चीज है। सो राहुल, यहाँ पे जैसे कि आपने बताया, मैं खुद के भी एक दो अनुभव साझा करना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे स्कूल भेजते थे और टीचर को बोलते थे कि इसको सिखाना है, आप जैसे भी सिखाना चाहते हैं आप सिखा सकते हैं, हम शिकायत लेके कभी भी नहीं आएंगे। तो मेरे टीचर को भी लगता था कि हाँ, अब इसको सिखाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसको कैसे भी सिखा सकता हूँ, इसके पेरेंट्स ने तो मुझे पूरी छूट दे दी है। तो ये अक्सर होता है, जो मैंने भी खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। दूसरी चीज मैं अपना यहाँ पे एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हुए एक्सपीरियंस किया है। तो जब मैं क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती थी और मैं उनसे पूछती थी, मतलब 1 to 8 के क्लास के बच्चों के साथ डिस्कशन किया, जिसमें 3 to 8 क्लास के बच्चों के जिस तरीके से रेस्पॉन्स आते थे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं पढ़ाई करके, तो अक्सर बच्चों का जो जवाब आता था कि हम टीचर बनना चाहते हैं। तो जब मेरा नेक्स्ट सवाल होता था कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो बच्चे बोलते थे क्योंकि मैं टीचर, अधिकांश बच्चों का जवाब ये आता था कि मैं टीचर इसीलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सर मुझे पीटते हैं, मेरी मैम मुझे पीटती है, तो मैं बड़े होके बच्चों को पीटूंगा। तो किस तरीके से उनके व्यवहार में ये चीज आ जाती है कि शिक्षक का काम मारने का है, मार के सिखाने का है, तो मैं भी आगे जाके वो चीजें ट्रांसफर करूंगा जब मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे। तो इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो हैं वो दंड और भय पे किस तरीके से बात करते हैं। तो मैं एग्री करता हूँ मंजू कि ये चीजें राहुल एंड मंजू, तो मैं इस पे एक और बात ऐड करूंगी। मंजू, तुमने फेलोशिप का हाँ, हेलो अंजलि, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी क्लियर नहीं आ रही है मंजू? अभी थोड़ा बेहतर है। ओके। तो मुझे मंजू तुम्हारे एग्जाम्पल से याद आया कि जब मैं हरियाणा में थी, फेलोशिप में काम कर रही थी, तो जब मैं स्कूल जाती थी तो क्या होता था कि जितने भी बच्चे होते थे वो सारे मुझे ऐसे घूम कर मेरे चारों ओर खड़े हो जाते थे और बोलते हैं मैडम कोई गेम खिलाइए, मैडम कोई गेम खिलाइए। यानी कि मैं हमेशा, क्योंकि उनको इस तरह पोलाइटली से हम उनको डील करते थे, तो उनका एक इमेज हमारे लिए ऐसा बन गया था कि ये तो मैम मारती नहीं है, हमेशा प्यार से बात करती हैं, तो ये इनसे हम कुछ भी कह सकते हैं और इनसे हम गेम खेल सकेंगे, गेम ही हम इनसे खेलते थे क्योंकि बाकी टीचर नहीं खिलाते थे। तो एक ये भी एस्पेक्ट था। तो मुझे लगता है कि वो भी इसमें जोड़ करके आप आगे का सेशन लें। थैंक यू सो मच। वेरी मच। सो डेफिनेटली हम आगे का जो सेशन आ रहा होगा उसमें इस तरीके से चर्चा पे बढ़ रहे होंगे। तो राहुल, हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं है कि व्यवहार में जो बोला गया है वो स्थापित हो गया है, सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है जिसके तहत हमको राइट टू एजुकेशन मिला है, और आर्टिकल जो
39 है जिसके तहत हमको चाइल्ड राइट्स के जो अधिकार मिले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली हमको मिले हैं, और आर्टिकल 21 के तहत ही हमें राइट टू एजुकेशन मिला। और उसकी जो सेक्शन 17 है उसमें बहुत साफ तौर पे लिखा गया है कि कोई भी शिक्षक विद्यालय में बच्चों को ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और उसी के आगे के क्रम में देखेंगे तो एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर जो चाइल्ड राइट्स पे काम कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पे, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। पुलिस के साथ भी मिलके वो बच्चों के साथ बात करते हैं, और महीने 2 महीने में वो उन्होंने कुछ कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं कि बच्चों को कैसे सेफ एनवायरनमेंट प्रदान किया जा सकता है, कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसी क्रम में 2015 में किशोर न्याय अधिनियम आया था जिसमें कुछ तय किया गया था कि अगर ये प्रावधान के तहत शिक्षक नहीं जा रहा होता है और दंड देता है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो उसमें 3 वर्ष की सजा से लेके उसको बर्खास्त करने तक की बात की गई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली है, पर ये एक अलग बात है कि आज तक किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी को सजा नहीं हुई है, वो केस उस तरह से दर्ज नहीं हुए हैं। लेकिन सरकार ने तो प्रोविजंस बना रखे हैं, एक्ट बना रखे हैं। इसके अलावा भी धारा 323 मारपीट के लिए, 324 जख्मी करने के लिए, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं। लोगों को कितनी अवेयरनेस है वो एक अलग बात है। तो सरकार ने तो अपना काम किया है और व्यवहार एक अलग चीजें हैं। तो इसीलिए शायद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इस मुद्दे को देखें जहां एक तरफ व्यवहार है और एक तरफ कानून है, और अगर अवेयरनेस पे हमको आगे लेके जाना है तो इस पे हम किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, शायद ये भी एक आधार था। फिर से हम लोग एक बार स्लाइडो पे चलते हैं। वहां पे जाके हमारे सामने स्क्रीन पे एक सवाल होंगे जिसके लिए हम अपना इवेंट कोड डालते हैं, और उस सवाल पे हमारी क्या राय है हम वो एक बार देखते हैं, फिर आगे के डिस्कशंस की तरफ हम चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि वो अपना अपना स्लाइडो एक बार फिर से ओपन करें और उसमें इवेंट कोड डाल के अपनी अपनी राय उस सवाल पे रखें। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि हम सबके सामने सवाल है स्क्रीन पे कि क्या आपने बीते 8-9 वर्षों में विद्यालय में दंड का उपयोग होते हुए देखा, सुना या पढ़ा है? तो इस पे आपकी क्या राय है, प्लीज वो आप लोगों को देनी है। इसमें एक अंतर ये था कि पहले हम लोगों ने कैसे महसूस किया था हम लोगों के स्कूली जीवन में, पर हो सकता है राइट टू एजुकेशन के बाद में कुछ चीजें हमारे एक्सपीरियंस बदले हों। हम लोगों ने लोगों से बात करते हैं, हम टीचर से बात करते हैं, हम बच्चों से बात करते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस क्या है, क्या हमने ऐसा कुछ देखा है, क्या हमने सुना है, क्या हमने कोई मैगजीन, पत्रिका, न्यूज़पेपर्स में कहीं कुछ इस तरह की घटनाएं सुनी है। तो ये दूसरा सवाल शायद उसको फोकस करता है। तो राहुल, अभी तक हमारे 12 साथियों ने सवाल पे रेस्पॉन्स दिया है। हम अगले 10-15 सेकंड में अपने रेस्पॉन्स दर्ज करने की इस पे कोशिश करते हैं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मंजू, इंटरेस्टिंग चीज ये कि अब की बार 100% लोगों ने बोला है कि उन्होंने हाँ आज राइट टू एजुकेशन के 10 साल बाद में भी इस तरह की घटनाओं के बारे में लोगों से सुना है, देखा है, अनुभव किया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। जबकि हमने कानून के बारे में बहुत बातें की हैं, राइट टू एजुकेशन है, किशोर न्याय अधिनियम है, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि हमने नहीं सुना है स्कूलों के बारे में, ऐसा नहीं देखा है। तो राहुल राहुल इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। अंजलि दिस साइड। अंजलि, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्या हम लास्ट में ले सकते हैं सभी के जो भी चीजें हम कहना चाहते हैं, अगर आपको सही लगता है ठीक तो। है। ओके, थैंक यू अंजलि। Sure. थैंक यू वेरी मच। सो राहुल, मैं भी यही चीज सोच रही थी कि अभी हमने जैसे पोल में भी देखा, बता रहे हैं कि हमारे मोस्टली रेस्पॉन्स आ रहे हैं कि उन्होंने आरटी और एनसीपीसीआर होने के बावजूद भी देखा है कि दंड होता है, भय होता है, उन्होंने देखा सुना है उसको। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि बहुत सारे रिसर्च स्टडी भी इसकी बात करते हैं कि अभी भी वो चीज रेगुलर प्रैक्टिस में आ रही है। तो क्या आप मदद कर सकते हैं कि ये जो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में जिस तरीके का गैप है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको हम कैसे समझें ताकि हम खुद से एक अपनी राय बना पाए, अपना एक डिसीजन ले पाए कि ये चीज जो है इसको कैसे देखा जाना चाहिए, इस पे किस तरीके से हम डिस्कशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली मंजू,
तो इसमें इसको समझने के लिए हम 2-3 आधारों पे अगले 20-30 मिनट में चर्चा करेंगे और फिर शायद सीधे सवालों पे जाएंगे। तो पहला जो मैं पर्सपेक्टिव सब लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, जो मैं रखना चाहता हूँ, वो था शिक्षा शास्त्रीय अनुभव। तो शिक्षा शास्त्रीय जो पर्सपेक्टिव है वो बोलता है कि पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि सीखने को लेके 2 तरह के बड़े शिफ्ट हुए हैं। एक शिफ्ट है वो ये है कि सीखना एकल नहीं है, सीखना सामूहिक अभ्यास है। तो मतलब ये बहुत ही स्ट्रोंगली अब समझ में आने लगा है कि बंद कमरे में या किसी को जंगल में छोड़ के अकेले नहीं सीखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उसको माहौल मिले, परिवेश मिले। और दूसरा जो बड़ा जो शिफ्ट था वो था कि हम आज रटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लो ऑर्डर थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ एक पहाड़े रटने की या कैखेगे रटने की बात करते हो। हम आज बात कर रहे हैं हाई ऑर्डर स्किल की, जिसमें आप एप्लीकेशन पे ले जाने की बात करते हैं, एनालिसिस पे ले जाने की बात करते हैं, जिसपे आप क्रिएशन की बात करते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं वो दंड के आधार पे नहीं की जा सकती, क्योंकि जो सीखने के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो घर पे हो या स्कूल में हो, क्योंकि सीखना तो सीखना है, उसको आप बहुत अलग तरह से नहीं देख सकते हैं। जैसे मेरे को एक सिंपल उदाहरण याद आ रहा है कि हमारे बच्चे जब घर में छोटे होते हैं, जैसे मेरी बेटी अभी तो 5 साल की है, लेकिन मैं देखता हूँ उसको जब वो 2 साल की थी, तो जिस तरह से वो सेंटेंस बोलती थी तो बहुत आराम से लिंग काल वचन को बहुत अच्छे से फ्रेम करके बोलती थी। वो लड़की है तो वो बोल रही होती थी कि मैं ये चीज खाऊंगी, वो बोल रही थी कि आप कब गए थे, आप कब जाएंगे, यानी काल वाली, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। वो बोल रही होती है कि दही खट्टा है, छाछ खट्टी है। ये सारे एग्जाम्पल वो रख रहे होते हैं, यानी उनको लिंग का भी 2 साल की उम्र में बहुत डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं वो। आप देखेंगे स्ट्रक्चर में भी चीजें रखते हैं बच्चे। उनको कभी नहीं बताया गया कि आपको जब हिंदी बोलनी होती है तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाले स्ट्रक्चर में रखेंगे, कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। तभी भी बच्चा ऐसा बोल रहा होता है कि मैं खाना खाऊंगा, पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। ऐसा हम हमारे लिए बहुत टिपिकल होता है, हम उसको बाद में सीख रहे होते हैं। तो ये सब चीजें सीखी कैसे हैं? और ऐसे ही चलना है, हंसना, दौड़ना, बोलना, ये सारी जो चीजें हैं वो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे नॉलेज वाली हो, सारा जो सीखना है वो सीखने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो देखेंगे तो हमको महसूस होगा 4 चीजें हमको कॉमन दिखेंगी। और वो हैं, एक है माहौल, कि आप सीखने में परिवेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा है आपके रिलेशन, आप बिना रिलेशन और डरा धमका के आप हाई ऑर्डर थिंकिंग पे ले जा नहीं सकते। अगर मैं कहूं कि मंजू मैं भी ये तुमको ये सजा मिलेगी, तुमको क्रिएशन करना है, तो आपके क्रिएशन के लिए माहौल और शायद सेहत संबंधी जरूरी है। अवसर कि बच्चा अपनी बात कह पा रहा है क्या, वो सक्रिय भागीदारी निभा रहा है क्या, वो। तो 4 बड़े डिब्बे हैं जिनमें आप किसी भी सीखने को ले सकते हैं, और इनमें आप देखेंगे दंड कहीं नहीं आता है, क्योंकि हाई ऑर्डर थिंकिंग जैसे ही बोलते हैं हम, वो एकदम अलग हो जाता है, और उसको कैसे भी अंश्योर नहीं कर सकते हैं दंड के आधार पे। आप पहले के जमाने में जब हम कहते थे कि आपको कुछ ऋचाएं याद करनी है, आपको कुछ वेद सूक्त याद करने हैं, तो रटवाना शायद पॉसिबल रहा होगा या पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए तो व्यक्ति को खुद को इनिशिएट करना होता है लोगों के साथ मिलके, और वो शायद दंड नहीं कर पाता है। तो शिक्षा शास्त्रीय आधार यही बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो राहुल, मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगी। जैसे अंजलि ने भी बताया था, उसी तरीका का मेरा भी खुद का अनुभव रहा है कि मेरी क्लास में भी एक स्टूडेंट थे, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाती थी तो वो पढ़ नहीं पाते थे, क्लास 3 के स्टूडेंट थे। तो मैंने उनसे बातचीत करके उनसे थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश की कि वो मुझसे डरे ना। तो इसका असर ये हुआ कि उनके लिए TLMs बनाए, और 15 दिन के अंदर वो जो स्टूडेंट थे मेरी क्लास के, वो 2 शब्दों को लिखना, पढ़ना, बोलना वो बहुत अच्छे तरीके से सीख गए थे, जो काफी मदद करता है कि हम बच्चे को किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, कैसे उसके जो साथी हैं क्लासरूम में उनको हम मदद करते हैं कि वो अपने साथी को सीखने में मदद करें। तो ये बहुत ही जरूरी चीज बन जाती है। तो राहुल, क्या इसके अलावा कोई ऐसे आधार हैं, कोई बेस हैं, जो वो साइंस क्या है जो ये मदद करे कि बच्चा और किस तरीके से सीख सकता है, और अगर उसके साथ चल ठीक है, टाइम हो गया, ओके डन।
अगर उन्हें दंड और बहस से सिखाने की कोशिश की जाती है तो उसके इन फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे वो बच्चे पे फर्क डालता है, तो हम उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली मंजू, तो अभी हम थोड़ा साइंस की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने जो बात की है वो शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांतों को समझने की कोशिश की थी। आप देखेंगे कि शायद आपने पढ़ा भी होगा, हमारे जो मस्तिष्क हैं उसके 3 बड़े पार्ट हैं, रेप्टेलियन, लिम्बिक और नियोकॉर्टिक्स पार्ट हैं। रेप्टेलियन पार्ट जो है वो दिल की धड़कन, संतुलन, श्वास, इन सब चीज़ों के लिए काम में आ रहा होता है। लिम्बिक जो पार्ट है वो हमारे फीलिंग्स के लिए काम में आ रहा होता है और हमारे मेमोरी के लिए, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और नियोकॉर्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मानव मस्तिष्क बोला जाता है, जो कल्पना, तर्क और चिंतन के लिए, जो इंसानों में ही पाया जाता है, नियोकॉर्टिक्स वाला पार्ट। तो प्रोसेस ये है कि जैसे ही कोई अनुभव हमको ज्ञानेंद्रियों से मिलते हैं तो वो अनुभव सबसे पहले जो लिम्बिक पार्ट है उसका जो थैलेमस है उसमें जा रहा होता है। वहां से वो कोर्टेक्स में जाता है जहाँ पे वो उस अनुभव के बारे में तर्क करना, चिंतन करना शुरू करता है, जो मानव मस्तिष्क है उसमें। फिर वो हिप्पोकैम्पस से आते एमिगडाला में आके उसका रेस्पॉन्ड करना शुरू करता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें इंसान काम करता है, लेकिन जैसे ही इस प्रोसेस में डर घुस जाता है, दंड की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, तो ये प्रोसेस बाईपास होना शुरू हो जाता है। तो रूट बदल जाता है और सीधे थैलेमस से चीजें एमिगडाला में आती हैं। तो ये तो एक टर्मिनोलॉजी है। इसके इम्प्लीकेशन क्या है? इसके इम्प्लीकेशन ये है कि हम सब लोगों ने बहुत बार अनुभव किया होगा कि जब हमारे साथ कोई सडनली कुछ चीजें होती हैं, जब हम डर जाते हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और बहुत स्पीड में गाड़ी चल रही है और एकदम से कोई व्यक्ति सामने आ गया है, तो मैं एकदम से डिसीजन भूल जाता हूं, क्योंकि उस समय हमारा रेस्पॉन्स जो है, जो हमारा प्रे मस्तिष्क है, जो कोर्टेक्स पार्ट है, उसमें नहीं गया है और मेरे ब्रेक के बजाय मेरा रेस पे पांव चला गया, हड़बड़ाहट में रेस पे पांव चला गया है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। मेरे साथ कुछ घटना घटी, मैं एकदम से गिर गया, लोगों ने बात करना शुरू किया और मैं मेरी वाइफ के नंबर ही भूल गया हूँ, क्योंकि उस समय हमारा कोर्टेक्स वाला पार्ट बाईपास हो गया है और सीधा रेस्पॉन्स चला गया अमेगडेला में, और अमेगडेला से सीधा वो एक जो बोलते हैं शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस बाईपास होना शुरू हो जाता है। तो ये कहने की कोशिश है कि जब तक हम इंसानी प्रेम मस्तिष्क को काम में नहीं लेंगे, जो इंसानी मस्तिष्क है जिसको हम नियोकॉर्टेक्स बोल रहे हैं, ये प्रोसेस अगर बाईपास होना शुरू होगा तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। जो हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला के साथ मिलकर काम कर रही होती है उसमें हमको बहुत चीजें याद नहीं होंगी। दूसरा एक और आधार है जो हम केमिकली देख सकते हैं कि हिप्पोकैम्पस एक पार्ट है जिसपे अभी हमने बात की है। जैसे इंसान के भय की स्थिति से गुजरता है, कोई तनाव होता है, तो उसके अंदर एक कार्टिसोल नामक हार्मोन स्रावित होना शुरू करता है, जो मांसपेशी और वसा से ऊर्जा छोड़ता है। और जैसे जैसे ये कार्टिसोल स्रावित होगा, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं मस्तिष्क में, जो 1000 बिलियन के करीब हैं, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। इसकी वजह से हमारी सीखने की क्षमता प्रभावित होगी, हमारी याददाश्त प्रभावित होगी, और इसके अलावा हमें बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं जो इस स्लाइड में मेंशन भी किए गए हैं कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मतलब हाई बीपी जैसे कुछ कुछ चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो साइंस बहुत ही जबर तरीके से ये बताने की कोशिश करता है कि अगर आपको स्थायी मेमोरी को बेहतर करना है तो उसके लिए भय होना, मतलब हटाना ही पड़ेगा भय को। अगर भय होगा तो कार्टिसोल प्रवाहित होगा, और उसके वजह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिन बच्चों के साथ दंड और भय की स्थितियां ज्यादा रही हैं, उनकी मेमोरियां, उनकी याददाश्त जो है वो बहुत कम रह पाती है, वो चीजों को स्टोर नहीं कर पाते हैं, वो जल्दी से डरे हुए बहुत रहते हैं, कोई भी चीज उनको डरा देती है। इसलिए बोलते भी हैं कि अगर एमिगडाला क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो व्यक्ति कभी जिंदगी में डरेगा नहीं। साइंटिफिक जो अध्ययन है वो ये बताते हैं। और अगर उसको उत्तेजित कर दिया जाए तो बच्चा छोटी से छोटी चीज से डरने लग जाएगा। तो ये साइंस जो है वो स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि डर किसी भी तरह से मदद नहीं करता है सीखने में, बल्कि ये आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। उसके अलावा हमको फिजिकली जो बीमारियां हैं उसको बढ़ा रहा होता है, और बहुत चीजें बाईपास होना शुरू हो जाती हैं। और मल्टीपल एग्जाम्पल से हमने इसको समझने की अभी कोशिश भी की है।
सो राहुल, आपने जैसे कि बताया कि ये कैसे डिसीजन मेकिंग पे असर डालता है और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का लॉस होता है। तो समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए हम अपने अगले पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे साथियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और समय हमारे पास है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि हम लास्ट में सवाल ले सके, तो हम उस पर्सपेक्टिव की तरफ। श्योर। मंजू जी, हेलो। जी जी अरे बताइए। मंजू जी, अभी जस्ट सॉरी, थोड़ी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक्साइटिंग रोक नहीं पाया। जैसे कि अभी आपने बताया कि बच्चों के साथ हम पनिशमेंट या फिर डरा के काम करवाएं तो काम नहीं कर पाते। सेम वो हमारे यूथ के साथ भी ऑब्वियसली बात होता है। कोई हमें अथॉरिटी के साथ या फिर एकदम प्रेशर के साथ काम कराने की कोशिश करे तो हमारा वो काउंटर इट ऑटोमेटिक डेवलप होता है उस पे। और जब हमसे वो तरीके से, प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करते तो हम डेफिनेटली दुगनी एनर्जी के साथ वो काम करते हैं। तो वो मैं यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ वो चीज। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात की। मेरे मन में एक सवाल भी था, वो मैं पर्सनली पूछूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल जी, मंजू, सुपर, थैंक यू। थैंक यू मुकेश भाई। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम इस पे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चूंकि आज हमारा मुद्दा बच्चों से रिलेटेड है, तो हम बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, बट हम इस सवाल पे बच्चों के माध्यम से थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो राहुल, हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे। हाँ, तो डेफिनेटली हम सोशल लॉजिकल पर्सपेक्टिव पे भी बात करते हैं कि हम देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है उसके साथ एक पैटर्न शुरू होता है। पैटर्न क्या है कि गलती हुई, उसको दंड मिला और वो चीजें ठीक हो गई। तो आप इसको उदाहरण से देख सकते हैं कि बच्चे ने काम नहीं किया, उसको एक थप्पड़ लगी, बच्चा काम करना शुरू कर दिया, तो एक पैटर्न पकड़ गया है कि बच्चे के दिमाग में यह आ गया है कि किसी भी गलती को सुधारने के लिए दंड और भय बहुत जरूरी है। बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, मैं मेरे एक्सपीरियंस बताता हूं कि छोटे छोटे बच्चे उनकी कक्षा में अपने साथियों के साथ उनकी पेंसिल चोरी हो रही है या उनके साथ बस्ते बैग के साथ कुछ छेड़खानी हो रही है, तो साथी बच्चों के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको पैटर्न दिया है कि कोई गलती हुई है तो दंड बहुत जरूरी है, अगर दंड नहीं होगा तो उसमें सुधार नहीं होगा। तो ये जो पैटर्न है कहीं ना कहीं हम इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे फोन में हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, एक पैटर्न के थ्रू, एक अप्रोच के थ्रू चला गया है कि, और शुरुआत से ही। और इसका फायदा ऐसा नहीं है कि बच्चे भी शुरू करते हैं, बच्चों के व्यवहार में भी दिखेगा कि वो भी डराना शुरू करते हैं। मेरे को याद है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, मेरे घर में मेरा भांजा था, वो जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, उसको भूख लगती थी, तो वो अपना सिर फोड़ना शुरू कर देता था। तो उसका क्या था कि वो डराना शुरू करता था कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। उसको पता है कि हम लोग इसका सर नहीं फोड़ने देना चाहते हैं, हम उसको तुरंत रोक लेंगे। तो ये जो डराने वाली बात है, वो आप दंड दे रहे हैं या कोई और तरीके से डरा रहे हैं, तो ये एक पैटर्न चला जाता है और इस पैटर्न का इतना बड़ा सामाजिकरण हो जाता है, हम सब लोग ऐसे ही सीखना शुरू कर देते हैं। हॉब्स ने एक बात कही थी बहुत जबरदस्त। उन्होंने बोला था कि मनुष्य मूल रूप से पैसाचिक प्राणी होता है, मतलब उसकी प्रवृत्ति बहुत ही इंसानी प्रवृत्ति नहीं होती, वो पिशाच होता है, राक्षस होता है। लेकिन रूसो ने एक बात कही थी कि मनुष्य मूल रूप से अच्छा प्राणी होता है। तो हम किस में बिलीव करते हैं? अगर हम ये बिलीव करते हैं कि इंसानी मूल रूप से अच्छा प्राणी होता है, तो हम क्या पैटर्न दे रहे हैं? क्या हम ये पैटर्न दे रहे हैं कि गलती हुई, दंड मिला और सुधर जाएगा? और धीरे धीरे आप देखेंगे हर बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी मारना सीख जाता है, क्योंकि हमने उसको ये पैटर्न दे दिया है, जाने अनजाने में। इंटेंशनली दिया है, नहीं इंटेंशनली दिया है। दो और उदाहरण इसमें मेंशन किए गए हैं। आप देखेंगे कि हेलमेट क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि हमको सुरक्षा मिले, है ना। लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ कि हम भय से बचने की कोशिश कर रहे हैं, दंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कोई दंड नहीं मिले, इसलिए हम गलती नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि हेलमेट हमारी सुरक्षा कर रहा है, तो हम इसलिए पहनने लगे कि भाई फाइन नहीं लगेगा, पैसा खर्च नहीं होगा। परीक्षा में पास होने का जो इंटेंशन है वो ये हो गया है कि कोई भी तरीका होगा, मैं टीपूंगा, शिक्षक मुझे टिपाएगा, मैं मल्टीपल तरीके इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुझे परीक्षा में पास हो जाना है। मुझे सीखना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है। वहां पे वरीयता सीखना नहीं है, वहां पे वरीयता हो गई है परीक्षा, परीक्षा पास होना।
तो ये एक पैटर्न की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हमने पैटर्न दिया है कि गलती हो गई तो दंड मिलेगा। हम परीक्षा में पास नहीं हुए फेल हो जाएंगे, अगर हम सीखे नहीं तो फेल हो जाएंगे। इससे अच्छा हम टीपी ले। हम हेलमेट नहीं लगाए तो हमको दंड मिल जाएगी, इससे अच्छा हम हेलमेट लगा लें जब पुलिस वाला दिखे तो हम उल्टा पैटर्न पकड़ रहे हैं। हम मतलब कर क्या रहे हैं? तो ये जो समाजशास्त्रीय आधार है वो शायद यही कहने की कोशिश है कि अगर हम इस बात में बिलीव करते हैं कि मनुष्य मूल रूप से अच्छा प्राणी है, तो हमको हमारे पैटर्न बदलने होंगे। हमको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि ये पैटर्न सही नहीं है। वो घर हो, स्कूल हो, वो दोनों जगह सही नहीं है और सीखने में तो बिल्कुल प्रभाव नहीं करता है। ये एक बात थी। दूसरी चीज थी कि अगर हम अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम किसी की गरिमा की रक्षा कैसे कर सकते हैं? और इसका एक और पक्ष देखेंगे कि ये जो सामाजिकरण है ये एक बड़ा रास्ता पकड़ लेता है, जो हम सत्ता की बात करते हैं। इस सामाजिकरण में क्या होता है कि आप देखेंगे एक ही तरह का एक्शन है, एक ही तरह का एक्टिविटी है, जिसमें घर में कप टूटा है, ठीक है, घर में कप टूटा है, बच्चे से टूटा है तो उसको चपत लग गई है, लेकिन अगर बड़े से टूटा है तो इसलिए नहीं लगेगी या इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि उनके पास सत्ता है। तो ये पूरा खेल जो है वो सत्ता की तरफ डाइवर्ट हो जाता है इस पैटर्न को सीखते हुए कि अब मेरे पास सत्ता है, और शायद ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमको हिंसा की तरफ भी ले जाता है। आप एक और उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप देखेंगे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और किसी पास से किसी गाड़ी वाले ने हमारी गाड़ी को टच कर दिया, गाड़ी स्क्रैच हो गई है। गाड़ी का स्क्रैच होना एक गलती है, छोटी सी गलती है, लेकिन हम उसको ठीक करने के लिए इतने उतारू हो जाते हैं, हम दंड देते हैं। और बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं, सुनी हैं, और उसके ऊपर पूरा एक एपिसोड सत्यमेव जयते में बनाया कि किस तरह से एक स्क्रैच पे मर्डर हो गया है। तो हम कैसे हिंसा की तरफ चले गए हैं उस पैटर्न से कि गलती हुई है तो दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो सुधार नहीं होगा। ये बड़ा पर्सपेक्टिव है। तो ये सारे आधार जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दंड और भय जो है वो बहुत ही उपयोगी नहीं है हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए और सीखने के लिए किसी भी तरह से। तो राहुल, आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें दंड व भय पर अपनी समझ बनाने में आज मदद करी है, जिसमें हमने टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है कि दंड और भय क्या होता है, क्यों ये जरूरी होता है, कब दिया जाता है और शिक्षक का इसके ऊपर क्या नजरिया है। इसके साथ साथ हमने पोल से भी समझने की कोशिश करी है कि हम सब लोगों के किस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं दंड व भय के बारे में। उसके साथ हमने आज ये समझने की कोशिश करी है कि इसके किस तरीके के पर्सपेक्टिव है, जिसमें हमने बात करी है शिक्षा शास्त्रीय आधार क्या है, बच्चे के साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है कि बच्चा कैसे सीखता है और डर व भय उस पर कैसे असर करता है। उसके साथ ही हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे भी समझने की कोशिश करी है। तो राहुल, हमारे साथी बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि वो इस टॉपिक पे और गहरी समझ बना पाए। तो क्या आप हमारे साथ इस टॉपिक पे हमारी अंडरस्टैंडिंग और डीप बन पाए, इसके लिए कुछ रीडिंग्स हमें सजेस्ट करना चाहिए कि हम वो पढ़ के और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बना सकें और अपने साथियों के साथ उस पर चर्चा कर सकें? तो डेफिनेटली बहुत सारा इस पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में बहुत सारा अवेलेबल है, हिंदी में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो मैं जल्दी शेयर करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे रिसर्च भी हैं जो हमें बताते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में भी। एक रिसर्च को तो मैंने यहाँ पे लिंक भी किया है और वो अभी सभी साथियों के साथ हम शेयर भी कर देंगे कि कैसे कैसे बच्चों के साथ किस किस लेवल पे घटनाएं हुई, उनका सीखने पे क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे विरोधाभास हुआ है उस रिसर्च में कि उसी कक्षा में बच्चे कुछ और बात कर रहे हैं और उसी कक्षा में शिक्षक कुछ और बात कर रहे हैं, और उसका एक बड़ा रीजन है कि हमको दंडित होना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं डेफिनेटली कुछ रीडिंग सभी साथियों के साथ शेयर करूंगा जो मेरे पास अवेलेबल हैं। थैंक यू। ओके राहुल, तो सवाल जवाब शुरू करने से पहले मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि हम एक बार फिर से अपने स्लाइडों को ओपन करते हैं, स्लाइडों पे जाते हैं और वहां पे जाके हमारे पास एक सवाल, हम सेशन के बाद में कैसा फील कर रहे हैं, तो वो प्लीज हम जल्दी से अपने इमोशंस वहां पे लिखते हैं। उसके बाद हम सवाल जवाब का राउंड शेयर करते हैं। प्लीज आप सब लोग हमारे साथ इमोशन शेयर करिएगा, हमको बहुत मदद मिलेगी इसमें। और
10 से 15 सेकंड लगेंगे इस पूरे इमोशन शेयरिंग में, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ। तो राहुल हमारे साथी पहले ही बहुत एक्साइटेड हैं सवाल और जवाबों को लेके, तो अभी धीरे धीरे पोल में संख्या बढ़ती जा रही है, सब लोग अपने इमोशंस यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 10-15 सेकंड का वक्त लेते हैं हम, और फिर हम अपने सवाल जवाब के राउंड की तरफ चलते हैं। अभी तक 8 लोगों ने अपना इमोशन शेयर किया है। मैं आग्रह करूंगा सभी लोगों से कि प्लीज आप अपने इमोशन जरूर शेयर करें। तो राहुल नंबर बढ़ते जा रहा है, 10 लोगों ने अभी तक इमोशन शेयर कर रहे हैं, और अगले 10 सेकंड में हमारे पास बहुत सारे इमोशंस होंगे सबके जो अभी करंट में चल रहे हैं। तो उसके बाद हम अपना सवाल जवाब का राउंड सेशन करेंगे, और नंबर बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो नंबर अभी 11 हो गया हमारे पास इमोशन का। या तो राहुल मैं सोच रही थी कि हमारे पास समय का अभाव है, तो हम अगले 10 मिनट में सवाल लेते हैं, तो हमारे साथी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन अपने सवाल रखना चाहते हैं, और वो हमें मेल पे भी अपने सवाल भेज सकते हैं। तो उसके बाद एक हम काम करते हैं, एक काम करते हैं इस सवालों के लिए आप देखेंगे कि इसी में एक ऑडियंस क्वेश्चन आंसर है, वहां पे जाते हैं, सब लोग अपना क्वेश्चन वहां पे रख सकते हैं इसी स्लाइडों में, तो आसान रहेगा। और अगर किसी का सवाल आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि मतलब 2 बार एक ही तरह का सवाल लिखने से बचा जा सके। या ये ऑडियंस अच्छा क्वेश्चन तरीका है। देख पा रहे हैं आप? या राहुल, हाँ हम देख पा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम यहाँ से सबके सवाल देख जी पाएंगे और उस पर चर्चा कर पाएंगे। और तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम अपने सवाल वहाँ पे डाल सकते हैं और कॉमन सवाल हैं तो उसको ही लाइक कर दें, बजाय दूसरा सवाल लिखने की, तो ये मदद करेगा और हमारे टाइम को भी सेव करेगा। तो थैंक यू। राहुल जी फिर से बता देंगे कि कहाँ पर सवाल डालें? सो आप मेघा अगर देख पा रहे होंगे, आपके पास पोल खुला हुआ होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन एंड आंसर लिखा हुआ है, वहां पे आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं स्लाइडो के अंदर। ओके, स्लाइड ऊपर। क्वेश्चन हाँ आंसर लिखा हुआ है उसी स्लाइडों में, उसी इवेंट कोड में जहां पहले जी पोस्ट। जी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे सभी लोग। हाँ जी। सवाल नहीं है। तो अगर हाँ, अभी राहुल हमारे पास एक सवाल आया है हमारी स्लाइडो के अंदर, इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन इन कॉर्पोरल पनिशमेंट। अभी और भी सवाल आ रहे हैं, तो हम सवालों का वेट करते हैं, और अगर यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं तो हम इनवाइट करते हैं हमारे साथियों को कि वो हैंड रेज करके अपने सवाल रख सकते हैं। तो राहुल एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल आया है हमारे पास में, कि पूरी दुनिया में दंड और भय को लेकर बहुत बात हुई है, बच्चे तो आज भी पिट रहे हैं, क्यों, क्या करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? श्योर। तो जो मुझे लगता है वो यही है कि हमको इस डिस्कशन को ओपन करना चाहिए, इस जो हमारी समझ है लोगों के साथ साझा करना चाहिए, और लोगों के थॉट पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव शायद लोगों के पास नहीं है, शायद उतने आयाम नहीं है जिससे वो किसी एक डिसीजन पे पहुंच पाए। कई बार हम ऐसा होता है कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि हम पिट गए हैं, तो हमें भी लगता है कि
शायद ठीक करें, वो शायद बहुत जरूरी है, पर क्या इतने आयाम से हम सोच पाते हैं, क्या उनके पास ये सब चीजें हैं? तो अगर हम डिस्कशन को ओपन करते हैं, अवेयरनेस के लिए बात करते हैं लोगों से, आप क्या सोचते हैं, साइंस क्या बोलती है, शिक्षा शास्त्र क्या बोलता है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, इन सारी चीज़ों के बाद में जो भी डिसाइड करते हैं, उनको जो भी लगता है वो उनका अपना निर्णय है, पर कम से कम ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचें, ताकि वो समझ पाएँ कि कौन सी चीज़ है जो फ़ायदा कर रही है, कौन सी चीज़ नुकसान कर रही है। सो वेरी इंटरेस्टिंग राहुल, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं भी अपना शेयर करना चाहूँगी। मैं जब अपनी एचएम के साथ काम करती थी तो बच्चों को बहुत ही आसानी से डांट देते थे या पीट देते थे, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं उनसे कैसे बातचीत करूं कि ये तो सही नहीं है, और वो मुझे काफी पेन भी देता था कि बच्चों को इतनी आसानी से कैसे मारा जाता है। तो मैंने उनके साथ एक एक्सरसाइज करी थी, रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज, जिसमें ये निकल के आया था, उन्होंने खुद ने ही बोला कि हाँ यार, मैं अगर अपने किसी सीनियर के ऑफिस में जाती हूँ तो वो मुझे 5 घंटे वेट कराता है तो मैं 5 घंटे वेट करती हूँ। अगर मेरा स्टूडेंट 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो मैं उसको चप्पड़ मार देती हूँ। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि हम डराते किसको हैं, जो हमसे कमजोर होते हैं। हमें लगता है कि वो हमें रिप्लाई नहीं कर सकते, वो हमें कुछ रिटर्न में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, सिर्फ सहन ही कर सकते हैं वो। तो काफी उनसे ही, उनके रिफ्लेक्शन से निकल के आया था, और उन्होंने खुद से ही ये कमिटमेंट किया था कि आगे से मैं खुद पे काम करने की कोशिश करूंगी कि मैं जो बिहेव अपने सीनियर्स के साथ करती हूँ उसी तरीके का बिहेव मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करूंगी। तो ये मेरा रियल एग्जाम्पल था एक टीचर के साथ से काम करते हुए। हो सकता है बाकी लोगों ने भी इस तरीके के डिस्कशंस उनके साथ इनिशिएट करे होंगे, जो लगता है डिस्कशंस ही मदद करते हैं इस तरीके की चीजों के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। जो एक और सवाल जो रखा गया है जेंडर, कास्ट और रिलीजन को लेके, मैं बहुत अलाइन करता हूँ, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि इस दंड और भय का सत्ता के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। जो सत्ता में है, उनके पास दंड का पावर है, भय का पावर है, और जो सत्ता में नहीं है, जिनके पास जो जिनको महसूस होता है कि वो कमज़ोर हैं, उनको दंडित किया जाना है। तो ये एग्री कर रहा हूँ कि जेंडर, कास्ट और रिलीजन वाला पूरा पार्ट जो है वो सत्ता के बहुत नज़दीक है। जेंडर में भी आप देखते होंगे, महिला और पुरुष वाले मसले पे हमको बहुत साफ साफ दिखता है कि समाज में सत्ता किन के पास ज़्यादा है। कास्ट में भी हम बहुत साफ तौर से देख पाते हैं कि बहुत सारा कितने लोगों के पास कितने लोगों का प्रतिनिधित्व है उस तरह से। रिलीजन में भी हम बहुत साफ तौर पे देख पाते हैं। तो ये जो बात कही गई है कॉर्पोरल पनिशमेंट की, हालांकि ये इंसानी रूप में सबके लिए खराब बात है। कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसी चीज आज तो दुनिया में हम सबको पता है कि फांसी जैसी चीजों पे, जो कि इंटेंशनली आप कोई एक्ट कर रहे होते हैं, उसमें भी मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थान बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे आप लोगों को सुधार नहीं सकते हैं। जब सजा मिलती है तभी भी कहा जाता है कि नहीं, ये कम होनी चाहिए, ये इनका व्यवहार अच्छा रहा है। तो खास तौर से जब स्कूल कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जब बच्चे का खुद का इंटेंशन नहीं, अगर बच्चा नहीं सीख पाया है, बच्चा अगर दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, तो क्या वो को अपराध है? ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, जो मतलब खोलता है कि कैसे दंड और भय जो है वो बहुत ही बेकार परिणाम लेके आ रहे हैं हमारे देश, हमारे समाज के लिए। सो राहुल, समय को ध्यान में रखते हुए हम हमारे पास दो सवाल हैं। एक हमारे पास हमारे रजिस्ट्रेशन में आया था, तो उस पे हम चर्चा करते हैं कि जो दंड व भय है वो कितना नीडेड है, और अभी की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि अभी वर्चुअल एजुकेशन चल रहा है, तो ये मतलब कहाँ पे स्टैंड करता है दंड और भय? आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो डेफिनेटली अभी लर्निंग का पूरा प्रोसेस वर्चुअल है, इससे मैं अलाइन कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल एग्जिस्ट करते हैं, टीचर एग्जिस्ट करते हैं, और इन पर्सन जो शिक्षण है वो भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सारी चीज़ों को हम वर्चुअली नहीं सिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें साथ रहना, साथ के अनुभव बहुत ज़रूरी होते हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं और ख़ासतौर से स्कूल कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं भय पे बात होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर स्कूल में इस तरह की प्रैक्टिस रेगुलर होती, जो कि हमारे एक्सपीरियंस कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम हर बार बोलते हैं कि हमको भयमुक्त समाज चाहिए, पर भयमुक्त समाज के लिए हमको हमारे एक्शन में भी देखना पड़ेगा कि हम बच्चों को पैटर्न क्या दे रहे हैं, कौन सी अप्रोच दे रहे हैं। भयमुक्त समाज तो आपका आदर्श समाज है, आपने एक्सपेक्टेशन तो रखी, पर हमारे एक्शन में क्या हमने वो पैटर्न से बचे हम, जो बच्चों को एक हिंसक बनाने में मदद कर रहा है? क्या हम कोई ऐसा पैटर्न
दे रहे हैं, क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जो बच्चों को सचमुच में भयमुक्त समाज के सपने को साकार करने में मदद करे? तो ये एक सवाल है, और उस सवाल का एक ही तरीका है जो मुझे लगता है, वो है लोगों के बीच इस डिस्कशन को ओपन करना, लोगों के साथ मल्टीपल आयाम को खोलना कि साइंस क्या बोलता है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या बोलते हैं, इसके परिणाम क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, क्योंकि हमने टीचर्स के पर्सपेक्टिव को भी सुना है जो उन्होंने बोला है। तो शायद इस राहुल, हमारे पास सवाल आते जा रहे हैं, बट हम एक लास्ट सवाल लेते हैं क्योंकि हम टाइम को एक्सीड कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है सविता जी ने, तो मैं सविता जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि शिक्षक तो जाते हैं, लेकिन अगर हमें पेरेंट्स को समझाना है तो उनको हम कैसे समझाएं, कैसे समझाया जा सकता है? तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मुझे यही लगता है कि शिक्षक इसमें बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अभिभावक जाके शिक्षक से बात कर रहे होते हैं कि आप तो इसको स्पीड दो, लेकिन सीखना चाहिए, या फिर शिक्षक का खुद का डायरेक्ट जुड़ाव समुदाय के साथ होता है, तो उनके खुद के ऑब्जर्वेशन होते हैं कि स्कूल नहीं जा रहा है, मार रहा है या जो भी कर रहा है, तो वो डायलॉग शुरू करें, वो बताएं कि ऐसे नहीं सीख पाएंगे, क्यों नहीं सीख पाएंगे, जो क्यों वाला पार्ट है, अगर उस पर डिस्कशन शुरू हो पाता है और बातचीत हो पाती है, तो कहीं ना कहीं एक सीमा के बाद में हमारी थॉट बदली है। आज हम लोग थॉट के अलग अलग स्तर पे कैसे पहुंचे हैं, शायद उसमें संवाद ने बहुत मदद की है। तो आज जैसा हम सोचते हैं, शायद हम आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं सोचते थे। हमारे साथ लगातार बात हुई है, संवाद हुए हैं, हम लोगों के अपने आग्रह रहे हैं, फिर उनको काउंटर किया गया है, उनको चैलेंज किया गया है, फिर हमको लगा है कि नहीं नहीं वो सही कह रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर तर्क होते हैं और उसके कुछ आधार होते हैं तो लोग मानना शुरू कर देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो एक ही तरीका है कि शिक्षकों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और शिक्षकों की अंडरस्टैंडिंग बने, और शिक्षक खुद इस चीज को लोगों के बीच शेयर करें, चर्चा करें। तो राहुल, आपने बहुत ही खूबसूरती से सवालों पे चर्चा करी है, और हमारे साथियों ने भी काफी समय बना रखा है हमारे लिए कि वो संडे के दिन भी अपना वक्त निकाल के हमारे साथ आए हैं। तो राहुल, मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगी कि आप हमारे साथियों को यहाँ पे एड्रेस करें। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अमूल्य समय दिया, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये 1 घंटे में डिस्कशन के लिए बहुत पर्याप्त नहीं है। जितने मुद्दे हमने खोले हैं वो शायद उनके लिए पूरा एक दिन भी अगर हम बात करें तो कम होगा। हमने कोशिश की है कि कितने आयामों को हम थोड़ा थोड़ा समय देते हुए भी उस पर हम चर्चा को खोल पाएं, वो उस आधार पे हम देख पाएं कि एक्चुअली क्या डिटेल पे डिस्कशन करना होगा। तो डेफिनेटली हम एक एक आधार पे हम एक एक घंटा लगा आगे की चर्चा में हम बात कर सकते हैं। और अपेक्षा ये है कि इस वर्चुअल फोरम है उसमें हम ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, अलग अलग लोग अपने अनुभव शेयर करेंगे। मैंने और मंजू ने जस्ट है, पर और भी लोग इस चर्चा में आएंगे अपना अनुभव और अपने मुद्दे लेके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राहुल, हमारे राहुल साथ भाई, हमारे टीम के साथ ही जुड़े हुए हैं घनश्याम जी और संगीता जी, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि वो कुछ शब्द यहाँ पे कहना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो प्लीज वो यहाँ पे आके मोटिवेट करें हमारे साथियों को और अपने कुछ शब्द। जी तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा पहले संगीता पिलोत को। एंड थैंक यू वेरी मच संगीता पिलोत, प्लीज। Thank you, Manju, Rahul. Thank you, Ghanshyam ji. Thank you for inviting me. And in fact, बहुत लेट उठी, संडे था तो, और उठने के बाद सबसे पहले वो मैसेज ही देखा 11:30 बजे कि भैया आज ही 12 बजे जुड़ना है। एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई लाइक द सेशन। मैं बताती हूँ किस तरह से अच्छा लगा। सबसे पहले तो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द फैसिलिटेटर्स, राहुल, मंजू, जिस तरह से आपने इसको को फैसिलिटेट किया है ना, इट वॉज जस्ट ऑसम। एंड आजकल इतने सारे मैं लाइव वेबिनार ज्वाइन करती हूँ, हम लोग खुद भी करते हैं। आई एम श्योर आप दोनों ने मेरे से बेहतर काम किया इसको को फैसिलिटेट करने में। बहुत सुंदर तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन था, और वर्चुअल फैसिलिटेशन का जो अपना चैलेंज होता है कि आप किस स्पीड में बात करते हैं, वो सब बहुत सुंदर तरीके से आपने किया इसको। दैट वाज फैंटास्टिक थिंग, मोस्ट फैंटास्टिक थिंग दैट आई वुड से ऑन दिस।
आई लाइक्ड द वे आप लोगों ने स्लाइडो का यूज किया, क्वेश्चंस बीच बीच में लेके आए और उस तरह से उसको पूरा जो एंगेजिंग रखा, विच इज अ चैलेंज जो किसी भी फैसिलिटेशन में होता है, सेशन को चैलेंज बनाना, बट वर्चुअल फैसिलिटेशन में वो बढ़ जाता है. सो फैंटास्टिक इट वाज इन दैट. आई लाइक योर स्लाइड्स, बहुत क्रिस्प थी, टू द पॉइंट और बहुत कम कंटेंट था, which is again not an easy job to do, and you have done better than what I could have done. So I congratulate both of you for a fantastic work. Thank you. और आगे भी मुझे invite करते रहना. I would love to join in this session. घनश्याम जी यार बहुत धांसू लोग हैं आपके, बहुत गजब. थैंक यू सो मच संगीता जी. तो मैं भी थैंक्स बोलता हूँ. मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सेशन में. और मुझे लग रहा है कि जब सेशन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई ना कोई एक मुद्दा होता है जिसको लेकर हम हमारे साथियों के बीच में जाते हैं. तो ये चर्चा मुझे लग रहा है बहुत आगे जाएगी. एंड मंजू और राहुल, आप लोगों ने जिस तरीके से तैयारी करी है, थैंक यू वेरी मच. मैं अपने एक दो विचार रखना चाहता हूँ. वो विचार ये है कि मैंने सवाल भी डाला था कि दंड और भय पर मेरा एक्सपीरियंस अपने आप में एजुकेशन पे लगभग 18 साल का है और 18 साल से लगातार मैं ये डिस्कशन सुन रहा हूँ. जब मैं ये डिस्कशन सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ स्कूलों को, मैं सिस्टम की मीटिंग्स देखता हूँ, मैं घर में बच्चों को पिटते हुए देखता हूँ, तो आज भी मेरे मन में एक सवाल ये आता है कि वो क्या बात है जो हम नहीं कर पाए और जिसकी वजह से आज भी दंड और भय पनिशमेंट के रूप में दिए जा रहे हैं. मैं राहुल को भी स्पेशली बोलना चाहता हूं क्योंकि आप स्टेट के एक इंस्टीट्यूट में काम करते हैं जहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर के काम होता है. क्या करें हम लोग वहां पर जिससे ये दंड और भय या बच्चों के साथ में जो हिंसा हो रही है उसको हम कैसे रोक पाए. इसको लेकर के मुझे लग रहा है कि एक बड़ा चिंतन हमें करना चाहिए और कैसे इस पर कहाँ तक पहुंचेंगे. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं हर व्यक्ति का नाम तो यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं मुझे लग रहा है कि वो सारे लोग इस चिंतन में शामिल हैं और आने वाले समय में हम इससे निजात पाएं तो मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा मेरे को. तो सेशन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. जिस तरीके से संगीता जी ने बोला कि आपने मल्टीपल एस्पेक्ट को उसमें कवर किया है, टेक्नोलॉजी को यूज किया, पीपीटी आपने दिखाया, वीडियो आपने दिखाया और बातचीत आपने की. तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स. और ये जो कड़ी है जिस तरीके से आपने शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और भी बहुत सारे स्टेट मिलकर के अगर इस सीरीज को आगे बढ़ा के रखेंगे तो इस तरीके के मुद्दों पर हमारी तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी डेफिनेटली, और शायद हम उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. आज हम हमारे परिवार के तीनों लोग जुड़े हैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ और मैं. तो मेरा बच्चा भी कुछ सवाल पूछना चाह रहा था बीच में, तो बोल रहा था कि पापा मेरे से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं. तो अभी तो वो खेलने चला गया है. तो ये चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था. थैंक यू घनश्याम जी, थैंक यू घनश्याम, थैंक यू सो मच. कोई और साथी अगर अपनी बात कहना चाहे, मतलब 1-2 मिनट लगा के, फिर क्योंकि आज संडे भी है और लोगों को अपने अपने कुछ बड़ी. तो राहुल भाई, भावना बोल रही हूँ मैं. तो मैं आपको और मंजू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया. एक्चुअली ये मेरे पसंद के टॉपिक्स में से एक था कि बच्चों को दंड क्यों दिया जाए. तो मैं भी, ये सवाल मेरे मन में भी रहता था कि बच्चों को दंड क्यों दिया जाए जबकि बच्चे अपना काम वैसे ही कर रहे हैं, क्यों ना उनके मन में इंटरेस्ट जगाया जाए. तो आपने, जैसा कि अभी घनश्याम जी ने भी बताया कि मल्टीपल एस्पेक्ट को इसमें जोड़ा है, आपने इसमें साइंटिफिक अप्रोच को भी शामिल किया. तो बहुत ही अच्छे से आपने ये डिस्कशन को आगे बढ़ाया. तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आगे हमें इस तरह के डिस्कशंस में और पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और हमारे साथ में इस तरह के डिस्कशंस आप लेकर के आए. थैंक यू राहुल भाई एंड मंजू, थैंक यू सो मच. थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू मंजू जी. सारी बात वैसी मेरी भावना जी ने कवर अप कर दी है, ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा. मैं भी वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए. थैंक यू. थैंक यू जी. So
थैंक यू बोथ ऑफ यू, राहुल जी एंड मंजू जी, जो स्पेशली भावना जी ने जो बताई कि आपने साइंटिफिक पार्ट और सोशियोलॉजिकल पार्ट को भी कवर करा है। सो वो मेरे लिए आज नई चीज़ें थी। मैं भी कल इससे अटेंड करने से पहले काफ़ी रिसर्च पेपर वगैरह भी पढ़ रहा था ताकि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन पुट आउट कर सकूं, बट उसने आपने काफ़ी अच्छे से कवर करा। होप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच न्यू टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स एक्चुअली, नॉट ओनली टॉपिक्स। एंड इस सेक्शन को और थोड़ा हम मतलब मेरे लिए जस्ट फॉर योर फीडबैक कि कैसे और इसको और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं, शायद हमारे पॉइंट ऑफ व्यू भी और ज़्यादा सुने और डिस्कशन के लिए थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा मिले, एटलीस्ट हाफ एन आवर। सो होप कि नेक्स्ट टाइम में आप कैसे उसको ले आ पाते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा डिस्कशन में। थैंक यू। थैंक यू विवेक, थैंक यू वेरी मच। बाकी कुछ साथी अगर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो वो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आई थिंक सबको भूख की 1:30 बज रहा है। तो मतलब आप लोग आए हैं संडे के दिन, ये सबसे अच्छी बात है कि हम सीखने के लिए कितनी क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर, और हम सब लोगों ने इसमें भागीदारी दी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी हमारे लिए भी और हम सब के लिए। तो डेफिनेटली हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और आप अपना स्नेह बनाए रखिए और इस तरीके के टॉपिक्स लाते रहिए ताकि हम अपनी एक कम्युनिटी बना पाएँ सीखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो फिर हम अलविदा कहते हैं एक दूसरे को साथ, और अगले बस नए डेट पे मिलते हैं। हाँ जी, मंजू एक ही चीज कह रहा था, सभी लोगों के साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे थोड़ी देर हाँ बाद जी, में। हाँ जी, हाँ जी। एक तो आप 1 मिनट लगा के भरिएगा, अपने सवाल सुझाव या आगामी करेंगे हम सब लोग किस पे कर सकते हैं वो प्लीज आप मेंशन करिएगा। जरूर। मंजू जी और राहुल जी, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं अरुण हूँ, गंगानगर से। तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो काफी अच्छा लगा सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग थी। और जैसे एक रेडियो पे एक चर्चा होता है जैसे वैसा ही लग रहा था। सेम एक फैसिलिटेटर और एक एंकर के बीच में और एक गेस्ट के रूप में, तो सेम रेडियो पे सुनने वाली कहानी ऐसी लग रही थी। तो बहुत अच्छा लगा और ऑसम था। थैंक यू। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। हेलो। सो थैंक यू हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो जैसे राहुल जी ने बहुत अच्छा बताया कि फेयर को कैसे कम करना है और बच्चों के अंदर वो कंफर्ट जोन कैसे क्रिएट हो सकता है। तो मैं दो चीजों पे इन चीजों पे काम कर रहा हूँ कि एक हेल्थी लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए कि बच्चा फैमिली में अपने साथ शेयर करे जितनी भी उसके साथ लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन या कोई फ्रस्ट्रेशन या कुछ चैलेंजेस है तो फैमिली के साथ शेयर कैसे करे और टीचर के साथ शेयर कैसे करे। तो मुझे लगता है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। और दूसरा कि इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, तो इस पे मैंने एक जैसे पीपीटी घनश्याम जी भी थे उस दिन और अपने मुकेश जी भी थे, एक डॉक्यूमेंट्स बना के शेयर किया था कि बच्चों में ये प्रोजेक्ट चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बच्चे एनालिटिकली सोचें, क्रिटिकली सोचें और उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आए और लाइक इस तरीके से कोलैबोरेशन आए, कंपैशन अपने लिए और दूसरों के लिए आए। तो थैंक यू सो मच, मुझे थोड़ा यही शेयर करना था। थैंक यू। तो ठीक है फिर, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर जल्दी। Thank you everyone for your love and care. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. राहुल जी बैकग्राउंड काफी अच्छा लगाया है आपने, घर का बैकग्राउंड है या इसमें सेलेक्ट करा है आपने? सेलेक्ट किया हुआ है। थैंक यू भाई।